अस्सलाम डेयर फ्रेंड्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर एक्ट होने वाली ड्रग्स को स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग वन बाय वन उसको मेन डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, इसको स्टार्ट करने से पहले यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द प्रोटोटाइप ड्रग्स यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर, यानी कि कौन सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे हार्ट फेलियर को के इलाज के लिए ठीक मीन इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स में एस इनहिबिटर्स की ड्रग पढ़ेंगे आज, कैप्टोप्रिल, और एआरबीज की हम लोग लो सार्टेन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग कैप्टोप्रिल में एस इनहिबिटर के बारे में पढ़ें तो आप लोगों को ये जानना लाजमी है कि एस क्या होता है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ा था कि एस एंजाइम हमारा कहाँ पे काम कर रहा था कि जब एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील हुआ रेनिन की मदद से, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में तब्दील हुआ एस एंजाइम की मदद से। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 2 जो था ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था। ठीक है, यानी कि ये मेन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली पंप नहीं करेगा ब्लड, और वो फेल हो जाएगा काम करने में, तो हार्ट फेलियर की वजह बनेगा। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसी एंजाइम को ब्लॉक कर दें जो कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर पैदा कर रहा है, और इसके साथ साथ ब्रेडिकाइनिन को भी ब्रेक डाउन कर रहा है। और ब्रेडिकाइनिन बताते खुद क्या है, ये एक वेजो डायलेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसी ड्रग लेंगे जो कि उसी एस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। एस क्या था, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। राइट, अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिख लेंगे उसका। अब हमें पता है कि कैप्टोप्रिल इज एस इनहिबिटर एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। और ये दूसरी तरफ क्या काम कर रहा है, इज अ वेजोडाइलेटर। ठीक है, वेसल्स को डायलेट यानी कि खुला करने वाला, ठीक है, फैलाने वाला ये। फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो हम लोग कहते हैं इट इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू जीआईटी बट शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक। खाली मैदे में इसको लेना चाहिए क्योंकि जो खाना है वो इट डिलेज द एब्जॉर्प्शन, जो खाना है वो ताखीर कर देता है इसको जज्ब होने में। दूसरा, अंडर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबोलाइज हो जाता है इन लिवर, जिगर में ये मेटाबोलाइज हो जाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बात बताई वही सब कुछ आप लोग इधर मेंशन कर दो। कैप्टोप्रिल इज एस इनहिबिटर दैट ब्लॉक द एस एक्टिविटी। ठीक हो गया। एस क्या है, इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक हो गया। दीज एजेंट्स ऑल्सो डिमिनिश द रेट ऑफ ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेशन। अब ये जो आपका कैप्टोप्रिल है ये इस चीज को भी खत्म कर देता है कि ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेट हो जाए। ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट कौन करता है, एस एंजाइम। ठीक हो गया, और हमने उस एस एंजाइम को खत्म किया तो वो ब्रेडिकाइनिन की इनएक्टिवेशन भी डिमिनिश हो गई, खत्म हो गई। और ब्रेडिकाइनिन अगर नहीं टूटेगा तो वो क्या करेगा, वो वेजो डायलेशन करेगा क्योंकि ब्रेडिकाइनिन इज अ वेजो डायलेटर। राइट, अब अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स में, राइट, अब अगर हम लोग एक्शन ऑन हार्ट देखें कि हार्ट पे क्या काम करते हैं, तो आप लोग कहते हो कैप्टोप्रिल एंड अदर एस इनहिबिटर्स डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, कि ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देता है। क्यों, आपका कैप्टोप्रिल भी और एस इनहिबिटर भी ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं। अब यहाँ पर वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है यानी कि एक रगड़ या फिर एक मज़ाहमत। ठीक है, वो एक ऐसी मज़ाहमत है, इज अ रेजिस्टेंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक मज़ाहमत है दैट इज यूज इन क्रिएटिंग ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर पैदा करता है। ठीक हो गया। थेरापेटिक यूजेस की बात कर लें तो आप लोग कहते हो कि आप लोग यूज टू रिड्यूस द वेस्कुलर रेजिस्टेंस। आप लोग अब कैप्टोप्रिल को कहाँ पर इस्तेमाल करो, वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। ठीक है, और दूसरा यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को, इसके इलाज के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो कैप्टोप्रिल को। ठीक हो गया। अब इसको इस्तेमाल करने से जो मुज़र असरात जाहिर होते हैं वो कौन से हैं, नंबर 1 ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी का होना।
हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है यानी कि गुर्दों का सही से काम ना करना। फिर आप लोग कहते हो शुड नॉट यूज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इज फिटोटॉक्सिक, प्रेग्नेंट वुमेन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों के लिए खतरे का बायस बनती है। फिर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, पेट में दर्द होता है और स्किन रैशेस और जल्द के ऊपर रैशेस बन जाते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी ड्रग हमारी क्या है? दूसरी ड्रग है हमारी लोसार्टेन। लोसार्टेन जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के होते हैं, ए टी यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर टाइप 1 और एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग ये ड्रग्स ले रहे हैं एआरबीज, ये मोस्टली एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके ब्लॉक करती हैं। ठीक हो गया। और ये ऐसे मीन 81 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके हार्ट में, ब्लड वेसल्स में और किडनीज में। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इन्हीं रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे तो ना तो वो काम करेगा आपका, मीन लो सार्टन जाकर अगर उसको ब्लॉक कर देगा तो वो एंजियोटेंसिन जो है वो काम ही नहीं करेगा और आपकी मीन हैव नो इफेक्ट ऑन द ब्रेडिकाइनेट। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन पे भी उसका कोई असर नहीं चलेगा और ब्रेडिकाइनिन वेजोडाइलेशन कॉज करेगा और हमारा जो हमारा मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं दैट इट वर्क्स, लोसार्टेन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, कि ये काम करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। फिर दीज आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स, कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैं यानी कि एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर के ऊपर जाके कंपटीशन लगाते हैं। ठीक है, और उसके उसके ऊपर जाके खुद बाइंड हो जाएंगे और उसके असर को खत्म कर देंगे या उलट कर देंगे, एंटागोनाइज कर देंगे। ठीक हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स में कहते हो ऑल ड्रग्स आर ओरली एब्जॉर्ब्ड, सारी सारी ड्रग्स जो है वो ओरली बजरिया मीन दहन या आप कहते हो मुंह के जरिए ली जाती हैं और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जज्ब हो जाती हैं। एंड टेकन वंस डेली, और रोजाना एक लेनी पड़ती है ये। ठीक हो गया। लोसार्टेन अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये भी लिवर में मेटाबोलाइज होती है ये। दीज आर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, और ये प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के साथ ये बाउंड हो जाती हैं। ठीक है, और हमें ये चीज़ मालूम है कि जो चीज़ बाउंड होती है वो अपना असर नहीं दिखाती, जो अनबाउंड होती है वो ज़्यादा असर दिखाती है। जब तक कि आप लोगों की मीन प्रोटीन प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन के साथ अगर वो बाउंड रहेगी तो अपना असर नहीं दिखाएगी, तो हमें उसको ज़्यादा मिकदार में लेना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले लेक्चर, स्टार्ट के लेक्चर्स में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फार्माकोडायनामिक्स की तरफ आते हैं, तो आप लोग कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स में आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे और फिर उसका यूजेस और उसके थेरापेटिक एक्शंस। राइट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वही बात आप लोग लिख दो जो भी आप लोगों ने पढ़ी थी, दैट लोसार्टेन एंड अदर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर, यानी कि लोसार्टेन और एआरबीज के दूसरे एजेंट जो हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर के साथ और उसको एंटागोनाइज कर देते हैं। ठीक है, असर को उलट कर देंगे। एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर यानी AT1 रिसेप्टर, इट कंप्लीटली ब्लॉक द एंजियोटेंसिन एक्शन, ये मुकम्मल तौर पे एंजियोटेंसिन एक्शन को ब्लॉक कर देता है। एंड हैव नो इफेक्ट ऑन ब्रेडिकाइनिन, और ब्रेडिकाइनिन पर भी कोई असर नहीं दिखाता। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन पर असर नहीं दिखाएगा तो बात वही आ जाती है कि ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटेगा। ब्रेडिकाइनिन बजाते खुद एक वेजोडाइलेटर है जो कि वेजोडाइलेशन करेगा और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। एक्शन ऑन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या असर होता है? एज ऑल एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर, जैसे कि तमाम तर ARBs जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर, इस वजह से ये यूजफुल हैं, करामद हैं हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, हम लोग कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, वही बात आ गई कि हाइपरटेंशन में इस्तेमाल कर लो, और दूसरा ये कि हार्ट फेलियर में इस्तेमाल कर लो। हाँ, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो सेम एज ACE इनहिबिटर्स, एडवर्स इफेक्ट्स एक्सेप्ट कफ। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर खांसी भी होती, इसके अंदर खांसी नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर ड्राई कफ नहीं होती, जबकि आपके एस इनहिबिटर्स में ड्राई कफ होती थी। ठीक है, बाकी सब कुछ वही होगा कि हाइपोटेंशन हो जाता है, रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है,
और कहते हो आप लोग कि एब्डोमिनल पेन होता है, स्किन रैशेज़ हो जाते हैं, शुड नॉट यूज़ इन प्रेग्नेंट वुमेन क्योंकि वो फीटोटॉक्सिक होता है, बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है, राइट? आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज लोसार्टन एंड व्हाट इज कैप्टोप्रिल, राइट? लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने सीवीएस का फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है पड़ा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।